जैसे टाइप्स ऑफ एरर क्या है, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, ये चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिपोथेसिस में सबसे पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स क्या। इससे भी पहले हम समझते हैं हिपोथेसिस सेट कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है हिपोथेसिस सेटिंग का। ठीक है, तो जो हिपोथेसिस है ना, बेसिकली ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। क्या होती है? टेंटेटिव। हिंदी में इसको बोल सकते हैं एक तुक्का। ठीक है, एक तुक्का बोल देते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि हमने पेपर 1 में भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा होगा आपने। मान लीजिए आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो एक्सपेरिमेंट, मान लो कि आपने कोई नई मेडिसिन बनाई है। ठीक है, और वो हम एक्सपेरिमेंट पेशेंट्स पर कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट्स पर कर रहे हैं। तो आपका नल हिपोथेसिस होगा कि वो जो मेडिसिन है उसका पेशेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिकॉज नल हिपोथेसिस का मतलब होता है देयर इज़ नो डिफरेंस। नल हिपोथेसिस, नल नल वर्ड का मतलब क्या है कि बिल्कुल नहीं, या ज़ीरो, या वॉइड, एम्प्टी, कुछ है ही नहीं, है ना। देर इज़ नो, अगर बात करें नो, देर इज़ नो डिफरेंस, कि दवाई देने से कोई डिफरेंस ही नहीं है, दिस इज़ नल हिपोथेसिस। नल हिपोथेसिस का मतलब होता है चीज़ें इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस का मतलब होता है यस देर इज़ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हाँ दवाई देने से पेशेंट्स में डिफरेंस आया है, तो इसमें इसमें क्या है कि हाँ डिफरेंस एग्जिस्ट। ठीक है, या हम इसको बोल देते हैं व्हेन आई एम रिजेक्टिंग नल हिपोथेसिस, जब मैं नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स देयर इज माई रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट। माई रिजल्ट इज स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। ठीक है, सो जो नल हिपोथेसिस है ये कहता है कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। जो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस है ये कहता है कि रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। व्हेन आई एम रिजेक्टिंग नल हिपोथेसिस दैट मीन्स माई रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, और हर एक रिसर्चर का मोटिव ही यही होता है कि वो नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाए, उसको बेसिकली अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को प्रूव करना होता है, और नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है। यही उसका एम होता है, गोल होता है। ठीक है, हिज एम इज टू रिजेक्ट न, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली चाहेगा कि जो मेरी रिसर्च है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रूव करे। समझ गए? ये चीज़ समझ में आई हिपोथेसिस क्या होता है। फिर हम जब हिपोथेसिस का टेस्ट करते हैं हिपोथेसिस को, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, अब ये भी समझिएगा। हिपोथेसिस टेस्टिंग, सबसे पहले हम जब भी आप पीएचडी करोगे तो इन चीज़ों को और अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम हिपोथेसिस को सेट करते हैं। सेट जैसे मैंने यहाँ पे अभी किया कि नल हिपोथेसिस का मतलब है देयर इज़ नो डिफरेंस, कि पेशेंट्स ने मेडिसिन, है ना, जो भी आपका आपने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, है ना। व्हेन आई एम सेइंग कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स, या यू कैन से व्हेन आई एम सेइंग कि दीज टू वेरिएबल्स आर इक्वल, तो वो नल हिपोथेसिस। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब इसमें भी दो तरह होता है, एक होता है आपका वन टेल्ड हिपोथेसिस, एक होता है टू टेल्ड हिपोथेसिस। इसमें भी फ़र्क होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वन टेल्ड हिपोथेसिस? देखिए, सिंपली अगर मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा ये ग्रुप ग्रेटर देन है या लेस देन है, मतलब ये ऑब्जर्वेशंस दैट आर ग्रेटर देन दिस या लेस देन दिस, वो वन टेल्ड हिपोथेसिस होता है। जब मैं सिंपली बोल रही हूँ कि वो इक्वल नहीं है, उनमें डिफरेंस है, वो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, ऐसे ग्रेटर देन लेस देन वाला कोई चक्कर ही नहीं है, दैट इज टू टेल्ड टेस्ट। उसको टू टेल्ड टेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो हम कंपेयर कर रहे हैं मार्क्स बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग, हमारे पास दो सीरीज हैं। नल हिपोथेसिस क्या आएगा? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्क्स बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग, इक्वल है। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस हम ऐसे भी ले सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस है, दोनों इक्वल नहीं है। या अल्टरनेटिव हिपोथेसिस हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जो बिफोर कोचिंग आफ्टर कोचिंग वाले नंबर थे वो ज़्यादा थे बिफोर कोचिंग वाले नंबरों से। तो ऐसा अगर मैं करती हूँ तो वो वन टेल्ड हिपोथेसिस बन जाता है। अगर सिंपली हम नॉट इक्वल टू लेते हैं तो वो टू टेल्ड हिपोथेसिस बन जाता है। समझ आई बात? पहला स्टेप होता है सेट करना, दूसरा स्टेप होता है टेस्ट लगाना। जो हम हिपोथेसिस के टेस्ट यूज़ करते हैं, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, वो फार्मूला लगाना, मतलब फार्मूला पुट करना, फार्मूला लगाना। तीसरा इसमें होता है जब आपने फार्मूला लगा दिया तो
उसमें टेस्ट करना है हिपोथेसिस को। और चौथा स्टेप होता है कंक्लूजन्स का या जर्नलाइजेशंस का। अब हिपोथेसिस ये वाला, ये थर्ड स्टेप जो है टेस्ट कैसे होता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी क्या होता है कि जब भी मैं कोई टेस्ट लगा के वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल वैल्यू वो होती है जो हम टेबल से देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। डिग्री ऑफ फ्रीडम के थ्रू जो हम आपके हर एक इकोनोमेट्रिक्स की बुक के पीछे कुछ टेबल्स बने होते हैं, है ना, अलग अलग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर अलग अलग वैल्यूज होती है, टी की, एफ की, काई स्क्वायर की, है ना, वो क्रिटिकल वैल्यूज होती है। टैबुलेटेड वैल्यू भी इसको बोल देते हैं। अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आए, दैट मीन्स नल हिपोथेसिस मेरा रिजेक्ट होगा, यानी कि अल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो जाएगा, मेरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। समझ गए इस चीज़ को? तो ये स्टेप्स होते हैं हिपोथेसिस के। इसमें हम अब सब कुछ पढ़ेंगे, पावर ऑफ टेस्ट क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, एरर्स क्या है। फाइन, यहाँ तक बेसिक चीज़ क्लियर है। ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थी हिपोथेसिस के बारे में, आपके पेपर 1 में भी काम आएगी, ठीक है। फाइन, अब देखिए यहाँ पे आइए, टाइप्स ऑफ एरर्स। सो हिपोथेसिस में एरर्स की टाइप्स क्या होती हैं, लिखिए। कई बार कई केसेस में क्या होता है कि हिपोथेसिस मेरा ट्रू होता है, ठीक है। कौन सा हिपोथेसिस? नल हिपोथेसिस ट्रू होता है, बट जो हमारा टेस्ट है उसको रिजेक्ट कर देता है। ये होता है टाइप 1 एरर, कि एक्चुअल में हिपोथेसिस ट्रू था, नल हिपोथेसिस, बट हमारे टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया किसी एरर, वो टाइप 1 एरर है। टाइप 2 एरर का मतलब है कि नल हिपोथेसिस मेरा फॉल्स था, बट हमारे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर दिया। यही 2 एरर्स हो सकते हैं, है ना। ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अगर तो नल हिपोथेसिस ट्रू था, सही था, और हमने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया, दैट मीन्स कोई एरर ही नहीं है, रिजल्ट सही है हमारा, है ना। इस चीज़ को हम 1 माइनस अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है 1 माइनस अल्फा? आई विल टेल यू। बिकॉज टाइप 1 एरर का मतलब होता है अल्फा, टाइप 2 एरर का मतलब होता है बीटा, ठीक है। तो अगर नल हिपोथेसिस ट्रू है और हमारे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर ली है, दैट मीन्स टाइप 1 एरर नहीं है, टाइप 1 एरर नहीं है। तो टाइप 1 एरर नहीं होने का क्या मतलब है? 1 माइनस अल्फा। अगर टाइप 1 एरर होने का मतलब अल्फा है, तो टाइप 1 एरर ना होने का मतलब क्या? वो 1 माइनस अल्फा, है ना। इसी तरह अगर नल हिपोथेसिस फॉल्स है और हमारे टेस्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये आ गया आपका टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर को रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा नल हिपोथेसिस ट्रू है बट मेरे टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो ये आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है टाइप 1 एरर, जिसकी प्रोबेबिलिटी अल्फा होती है, ठीक है। ये अब केस है कि नल हिपोथेसिस फॉल्स है और मेरे टेस्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया, यानी कि कोई एरर नहीं है, यानी कि टाइप 2 एरर का ना होना। तो टाइप 2 एरर के ना होने को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 माइनस बीटा से। समझ में आई? दोबारा सुनिएगा लेक्चर को अगर दिक्कत हुई तो अब ध्यान से समझिए। ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये जो जिसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं, बेसिकली दिस इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी को ही हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। टाइप 1 एरर होने की प्रोबेबिलिटी को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस बीटा, यानी कि टाइप 2 एरर के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट। तो लिख लो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, पावर ऑफ टेस्ट का मतलब है टाइप 2 एरर के ना होने की प्रोबेबिलिटी, एंड टाइप 1 एरर का मतलब है पावर ऑफ टेस्ट का मतलब है टाइप 2 एरर के ना होने की प्रोबेबिलिटी, एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है टाइप 1 एरर के होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये दो चीजें यहां पे समझ में आई? बताइए मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना, या तो ये 5% होता है, या तो आपको याद है मैंने आपको एक पिछली क्लास में कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की डेफिनेशन समझाई थी, करवाई थी ना डेफिनेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल्स की। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है,
यानी कि 5% प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर की। तो इस केस में मेरे कॉन्फिडेंस इंटरवल्स होते हैं 95%। ठीक है, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, यानी कि 1% प्रोबेबिलिटी है टाइप 1 एरर के होने की, तो इस केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% होंगे। यहाँ पर अभी हमको पी वैल्यू के बारे में भी समझना है। ठीक है, समझ के बाद दैट मीन्स वी आर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि 95% कॉन्फिडेंट है हम कि हमारा जो डिसीजन है वो ट्रू है, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 95% होंगे। क्लियर? तो ये अब आप लर्नर्स पूछते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है। जब भी हम कोई टेस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, हर एक टेस्ट में ना एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, N-1 K-1, इस तरह से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी होती है। हर अगर हम जब टेस्ट पढ़ेंगे ना तो हर एक टेस्ट की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो पहले मैं आपको थोड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम का ना रियल लाइफ एग्जाम्पल समझा देती हूँ, देन हम इसको इकोनोमेट्रिक्स कंटेक्स्ट में भी समझ लेंगे। आज तो आपका हिपोथेसिस पता नहीं हो पाता है कंप्लीट कि नहीं, आई डोंट थिंक ही होगा। बेसिकली बुकिश लैंग्वेज में बात करूँ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट हैव फ्रीडम टू वेरी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट हैव फ्रीडम टू वेरी, कि कितने वेरिएबल्स को चेंज होने की फ्रीडम है, फ्रीडम टू वेरी। एक चीज़ समझिएगा आप एग्जाम्पल से, हम ना एक शर्ट्स वाली एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह वैल्यूज लिख लीजिए। हम ना एक एग्जाम्पल लेते हैं शर्ट्स वाली। मान लो एक बंदे के पास ना 7 शर्ट्स हैं और हफ्ते के हर एक दिन उसको अलग अलग शर्ट पहननी होती है। ठीक है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। ठीक है, अब वो मंडे को ये एक शर्ट पहनेगा। चलो मान लो उसके पास 7 शर्ट, अलग अलग कलर ले लो और अच्छे समझते हैं। वाइट ले लो, पिंक ले लो, रेड ले लो, एक रेड है, एक ब्लैक है, कितनी हो गई? 4 हो गई। एक ग्रीन ले लो, 5 हो गई। एक ग्रे ले लो, 6 हो गई। और एक ले लो, कौन सी? ब्लू ले लो। ठीक है, अब मान लो मंडे को उसने वाइट पहन ली, ट्यूसडे को उसने पिंक पहन ली, वेडनेसडे को उसने रेड पहन ली, थर्सडे को ब्लैक पहन ली, फ्राइडे को ग्रीन पहन ली, सैटरडे को ग्रे पहन ली। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उसके पास एक ही शर्ट बची है जो उसने एंड वाले संडे को डालनी है। यहाँ पे उसके पास चॉइस नहीं है, नहीं है ना चॉइस। टोटल नंबर ऑफ दिन कितने थे? 7। बट एक वेरिएबल को फ्रीडम है वेरी करने की, ध्यान से समझिएगा। नहीं सॉरी, एक जो उसकी चॉइस है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई। एक चॉइस उसकी रिस्ट्रिक्टेड हो गई तो टोटल उसकी 6 चॉइसेस बनी ना। देयर आर 6 नंबर ऑफ वैल्यूज दैट हैव फ्रीडम टू वेरी। असल में 7 दिन 7 शर्टें पहननी थी, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम 6, क्योंकि 6 दिन ही उसको फ्रीडम है चॉइस करने की। 7वें दिन उसको फ्रीडम नहीं है, 7वें दिन उसकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड हो गई है ना। तो 7 - 1 6 इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब ये कंसेप्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम का बेसिकली। फाइन, तो ये हो गया आपका। अब हम इसमें पी वैल्यू समझ लेते हैं पहले। पी वैल्यू समझिए कि हिपोथेसिस टेस्टिंग वाले पोर्शन पर चले। पी वैल्यू पहले समझ लें, न्यू कंसेप्ट है, यहाँ पे समझते हैं। सो ये आपको बड़े ध्यान से समझनी पड़ेगी पी वैल्यू। इस बार आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बना था पी वैल्यू से। बेसिकली क्या होता है, पी वैल्यू, जितना मेरा सैंपल साइज बढ़ेगा ना, पी वैल्यू उतनी ही कम होगी। सैंपल साइज समझते हो ना, मैंने पॉपुलेशन में कितना सैंपल का साइज लिया, 100 का लिया है, 200, पॉपुलेशन 1000 की है तो सैंपल 100 का लिया है, 200 का, कितने का सैंपल है। पी वैल्यू स्मॉलर है, सैंपल साइज इंक्रीजेस। अब ये पी वैल्यू होती क्या है, बहुत सुना है इसके बारे में, बट कन्फ्यूजन्स बहुत रहती हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी वैल्यू। बेसिकली ये हिपोथेसिस टेस्टिंग का एक अल्टरनेटिव होता है। ठीक है,
सर्व्स, एक तो हम हिपोथेसिस को टेस्ट लगा के, जैसे एफ टेस्ट टी टेस्ट लगा के टेस्ट करके उसका कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू कंपेयर करके हिपोथेसिस को टेस्ट करते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको, है ना। एक ये जो पी वैल्यू है ये भी एक हिपोथेसिस टेस्ट करने का ही वे है, अल्टरनेटिव फॉर हिपोथेसिस टेस्टिंग। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स से भी हम हिपोथेसिस टेस्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के बारे में मैं आपको पिछली एक वीडियो में समझाया था। कॉन्फिडेंस इंटरवल्स इज आल्सो एन अप्रोच टू टेस्ट हिपोथेसिस। पी वैल्यू बेसिकली उसी का अल्टरनेटिव है। अब ये चीज़ देखना बड़े ध्यान से, तो मैं ना यहाँ पे क्या करती हूँ, सबसे पहले P, अगर मेरी P वैल्यू 0.10 से ज़्यादा आती है, बेसिकली ना ये जो P वैल्यू ज़्यादातर जब रिसर्च करते हैं हम लोग तो सॉफ्टवेयर्स निकालते हैं ये, ठीक है। जैसे आपने मान लो मैं रिग्रेशन पर एक्सेल पर रिग्रेशन लगा रही हूँ ना, उस पर भी P वैल्यू निकल कर आती है सामने। हमारे जैसे SPSS सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं ना, स्टेटा, ये P वैल्यू निकालते हैं। P वैल्यू के थ्रू ये हिपोथेसिस टेस्ट करते हैं। अगर P वैल्यू ग्रेटर देन 0.10 आती है तो यहाँ पे मेरा नल हिपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होता। यू कैन से नो एविडेंस अगेंस्ट नल हिपोथेसिस, मतलब मेरा रिजल्ट प्रूव नहीं हुआ ना, क्योंकि नल हिपोथेसिस रिजेक्ट ही नहीं हुआ। अगर P वैल्यू 0.05 से लेकर 0.10 के बीच में रहती है तो हिपोथेसिस मेरा रिजेक्ट तो हो गया, बट वीक एविडेंस है, वीक एविडेंस अगेंस्ट नल हिपोथेसिस, ठीक है। अगर मेरा P वैल्यू 0.01 से लेके 0.05 तक लिख लेते हैं। अगर मैं 0.49 लिखूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे, 0.05 ही लिख लेते हैं। इतने के बीच में है तो मॉडरेट एविडेंस अगेंस्ट नल हिपोथेसिस। अगर P वैल्यू 0.001 से 0.01 इतनी है तो दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट नल हिपोथेसिस। और अगर P वैल्यू 0.001 से भी कम है, ठीक है, तो दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस अगेंस्ट नल हिपोथेसिस। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझना, ये जो है ना यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि 99% कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो उसमें एरर नहीं है ना, मतलब वो, ठीक है। तो जैसे हमने पहले समझा था। अब अगर मॉडरेट एविडेंस है तो मेरा यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% रहेगा। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है 10%, यानी कि यहाँ पे 90% ही सिर्फ कॉन्फिडेंस इंटरवल है। यहाँ पे 95% है, यहाँ पे 99% है, ठीक है। तो ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, जितनी मेरी P वैल्यू कम होगी, लोअर P वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही मेरा रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि उतने ही चांसेस हैं कि मेरा रिजल्ट नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करे। ग्रेटर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, ठीक है, ये चीज़। सो दिस इज ऑल अबाउट P वैल्यू। अब इसके बाद आपका आता है ये पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या फ़र्क है।
ये आपको ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, मैं वही देख रही थी वो क्वेश्चन क्या था। इसी से आया था, पी वैल्यू से, बट क्वेश्चन थोड़ा मतलब वो नहीं था, इजी नहीं था। क्वेश्चन में उसने लिखा था सपोज यू आर टेस्टिंग, मान लो आप नल हिपोथेसिस टेस्ट कर रहे हो, तो दो जो आपकी कंप्यूटेड वैल्यू है टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो जेड है, जेड सी है, इट इज़ कंप्यूटेड यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू जेड है। तो पी वैल्यू कितनी होगी उस टेस्ट की अगर ये उसने एक कांस्टेंट दी है, दैट इज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये दो चीज़ें उसने दी हुई हैं और पूछा है पी वैल्यू कितनी होगी। ऐसा क्वेश्चन आया था एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड सा, तो इसको समझ लो, इसको भी समझ लो। ये ना कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, टेस्टिंग ए नल हिपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन। हाँ, अब हिपोथेसिस भी दिया हुआ है, ये भी लिख लो। हिपोथेसिस में दिया हुआ है नल हिपोथेसिस इज म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस में दिया हुआ है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। अच्छा, अब ये कौन सा बट टेस्ट है बताओ, ये वन टेल्ड है कि टू टेल्ड? अभी बताया था मैंने इसके बारे में। ये आपका वन टेल्ड टेस्ट है ना, वन टेल्ड टेस्ट है। और वन टेल्ड में ये टेल कौन सी है, ये राइट टेल्ड है। राइट टेल्ड क्योंकि जो इसकी ये टेल है ना, ये टेल है, ये टेल राइट की तरफ है, इसको राइट टेल्ड टेस्ट बोलेंगे। तो इसको समझ लो। अगर तो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट दिया हुआ है उसने हिपोथेसिस में, ठीक है, अगर लेफ्ट टेल्ड टेस्ट दिया है तो पी वैल्यू आपको अगर उसने कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के कंटेक्स्ट में पूछी है ना, तो इट इज़ लाइक दैट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड ब्रैकेट में जो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू है जैसे जेड सी। तो इस केस में आपकी पी वैल्यू ऐसे बनेगी, ऐसे, है ना। अगर राइट टेल्ड टेस्ट है या जो यहाँ पे इसने दिया है वो राइट टेल्ड टेस्ट दिया हुआ है, इस केस में पी वैल्यू बनेगी वन माइनस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और यहाँ पे जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी कि ये बन जाएगी इस तरह से। और यही इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। बट अगर अब टू टेल्ड टेस्ट भी तो होता है, टू टेल्ड टेस्ट कौन सा जिसमें ऐसे नॉट इक्वल टू लिखा हो इसकी जगह पे, अगर टू टेल्ड टेस्ट है तो पी वैल्यू का इस केस में भी फार्मूला लिख लो, पी इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई मिनिमाइज, किसको मिनिमाइज करना है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो मैं यहाँ पे सीधा कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की जगह जो उसने फंक्शन दिया हुआ है वही पुट कर देती हूँ, ठीक है। ये दिया हुआ है उसने ब्रैकेट में कैलकुलेटेड वैल्यू कोमा वन माइनस दिस, तो दोनों आ जाते हैं, मतलब लेफ्ट टेल राइट टेल टेस्ट दोनों आ जाते हैं, उसको मिनिमाइज करके मल्टीप्लाई बाय टू, ये एक फार्मूला इस तरह से। तो ये फार्मूलाज कुछ याद कर लो, ठीक है। अच्छा, तो अभी आपका आ गया पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, इन दोनों में फ़र्क समझिए। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, आपने पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड में 4 स्केल्स पढ़े होंगे, दैट इज़ नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशो एंड इंटरवल, 4 स्केल्स होते हैं, है ना। तो जो रेशो या इंटरवल वाला डाटा होता है उसके लिए पैरामीट्रिक टेस्ट लगते हैं। पैरामीट्रिक में आ जाता है टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर, सॉरी जेड टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक ऑर्डिनल एंड नॉमिनल डाटा के लिए यूज़ होता है, इसमें आ जाता है काई स्क्वायर टेस्ट। और भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट बहुत सारे होते हैं, मैं आपको इन सब के वो लिखवाऊंगी, नाम अभी बताऊंगी डिटेल में, ठीक है। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ऐसी कोई स्पेसिफिक एजम्पशन नहीं है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होनी है, ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिकली एजम्पशन नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली। पैरामीट्रिक टेस्ट में सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर मीन होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में मीडियन होता है। बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है। पैरामीट्रिक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस यही होता है कि इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की असम्पशन होती है पैरामीट्रिक टेस्ट में, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में ये असम्पशन नहीं होती, ठीक है।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक अजम्पशंस रिगार्डिंग पॉपुलेशन, और ये अजम्पशन फ्री टेस्ट है, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अजम्पशन नहीं होती, ठीक है। अब मैं आपको एक ब्लैंक स्लाइड पर ना इनके नाम बताती हूँ, पहले तो पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के, तो चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। सो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के नाम तो सबको पता होते हैं, वो तो हमको एक एक टेस्ट अच्छे से पढ़ना भी है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में सबसे पहले आता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट मेन इसका यूज़ होता है कि दो वेरिएबल्स में एसोसिएशन है या नहीं। एसोसिएशन ये हम डिटेल में भी करेंगे आगे जाके, एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। दूसरे नंबर पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है साइन टेस्ट। साइन टेस्ट भी इसको बोल देते हैं, या विल्कोसन साइन टेस्ट भी बोल देते हैं। विल्कोसन ये नाम है इनके। साइन टेस्ट दोनों में थोड़ा सा होता है डिफरेंस। ये लगता है टी टेस्ट, जैसे हमको अगर ये ना पेयर्ड टी टेस्ट जो होता है ना पैरामीट्रिक में, अभी आपको कहोगे कि ये क्या है पेयर्ड टी टेस्ट, समझेंगे अभी हम इसको। पेयर्ड टी टेस्ट जब मेरे पास पेयर्ड सैंपल्स होते हैं, जब मेरे पास डिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, जैसे रिजल्ट्स फ्रॉम लेबोरेटरी 1 टेस्ट, रिजल्ट्स फ्रॉम लेबोरेटरी 2 टेस्ट, ये एक पेयर्ड सैंपल है। इस तरह के केसेस में साइन टेस्ट यूज़ होता है। जिन केसेस में हम अगर पैरामीट्रिक टेस्ट में देखें तो पेयर्ड टी टेस्ट यूज़ होता है पेयर्ड सैंपल्स में। एक होता है हमारा मान विटनी यू टेस्ट, ये भी नॉन पैरामीट्रिक है। मान विटनी यू टेस्ट, ये मान विटनी यू टेस्ट लगता है इंडिपेंडेंट सैंपल्स में। इंडिपेंडेंट सैंपल्स में इसकी जगह पर पैरामीट्रिक टेस्ट में इंडिपेंडेंट टी टेस्ट यूज़ होता है, जब मेरे सैंपल्स एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे। देन एक होता है हमारा क्रुस्कल वैली टेस्ट। क्रुस्कल वैलीज टेस्ट, क्रुस्कल वैली नाम है इसका। ये आपने एनोवा पढ़ा ना हमने, वन वे एनोवा। अगर हम पैरामीट्रिक टेस्ट में एनोवा टेस्ट की जगह पर नॉन पैरामीट्रिक में क्रुस्कल वैली यूज़ होता है। इसी तरह यही है बस मेन, ठीक है। तो ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की कुछ टाइप्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट टाइप्स। आपको ना पेपर 1 में भी ये पूछी जा सकती है चीज़, तो इसको एक बार ये हो गया। अभी इसके बाद हमारा फिर शुरू होता है मेन हिपोथेसिस टेस्टिंग का काम, जिसमें हमको स्मॉल सैम्पल टेस्ट, लार्ज सैम्पल टेस्ट पढ़नी है। तो वो बताओ, वो करें आज शुरू के ना? एनोवा करेंगे हम, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा दो तरह का होता है, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वन वे एनोवा और है, टू वे एनोवा और है। एनोवा हमको भी करना है, एनोवा वाला टॉपिक। ऐसा कुछ नहीं होता कि काई-स्क्वायर टेस्ट वन टेल्ड। आप किसी भी टेस्ट पर हिपोथेसिस वन टेल्ड भी लगा सकते हो, टू टेल्ड भी लगा सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर
रिसर्च क्वेश्चन। नल हिपोथेसिस में इक्वली आता है बस, नल हिपोथेसिस मीन्स इक्वल टू, बात खत्म। हाँ, मैं आपको भी टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट ये सभी करवाने लगी हूँ। आप मुझे बताओ अगर कंटिन्यू करना है तो हम कर लेते हैं इसको। सुरेंद्र जी, वो आपने वीडियो नहीं देखी? मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने अरेमा मॉडल्स तो करवाए हुए हैं आपको। अरेमा मॉडल के बारे में उसमें मैंने बताया है आपको। जो कंटेंट सेक्शन में आपकी एक स्टेशनरी वाली वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने आपको अरेमा मॉडल के बारे में बताया हुआ है। प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं एक दो टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हिपोथेसिस टेस्टिंग में आता है हमारा टी टेस्ट। टी टेस्ट को हम स्मॉल सैंपल टेस्ट बोलते हैं, जो विलियम गॉसेट के द्वारा डेवलप किया गया। ये टेस्ट वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे मेरा सैंपल 30 से कम है, याद रखना 30 से कम है अगर सैंपल, तो ये एकदम जेड टेस्ट के कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क करता है। अभी आपको पढ़कर पता चल जाएगा। नॉर्मली जो टी टेस्ट होता है, इसके केस में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। मतलब n का मतलब देखिए, n एंड k का मतलब क्या होता है। n आपका होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, k का मतलब होता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स। जैसे हमारी एक इक्वेशन है मान लो, है ना, इसमें ये x कितना है, x2 ऐसे करके, ये जो होते हैं ये पैरामीटर्स। देखिए मान लो मेरी इक्वेशन में 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, k आपका 3 आएगा, बिकॉज ये इंटरसेप्ट टर्म भी तो है एक, k आपका 3 आएगा, ये k है। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे i लगाया, तो i का क्या मतलब होता है, i रेंज कर रहा है 1 to n तक, यानी कि ये इक्वेशन कैसे कितनी बार आगे रिपीट हो रही है, y1 फिर y2 फिर y3, ये आपका n होता है। मतलब n एंड k में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, k नंबर ऑफ पैरामीटर्स। फिर हाँ, टी टेस्ट का मेन यूज़ होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो होते हैं, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है अल्फा, बीटा 1, बीटा 2, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का सिग्निफिकेंस चेक करना है। तो अभी मैंने आपको मतलब समझाया था ना, सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट क्या होता है, उसके लिए टी टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। ये पढ़ना है आपको एक। और एक टी टेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब मेरे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन होता है, यानी कि देखिए ये भी मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में समझाया था, ये क्या होता है आपका सैंपल का मीन, है ना, ये होता है आपका पॉपुलेशन का मीन, म्यू, समझाया था ना पीछे एक वीडियो में। ये होता है आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये स्मॉल एस होता है आपका सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो जो टी टेस्ट होता है उसमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, अननोन होता है। और टी टेस्ट किन किन केसेस में यूज होता है, जस्ट राइट डाउन दैट केसेस कि किन किन केसेस में टी टेस्ट यूज होता है। अगर मुझे मीन एस्टिमेट करना है, मीन म्यू एस्टिमेट करना है, टी टेस्ट यूज होगा। डिफरेंस इन मीन्स पता करना है, 2 मीन्स दिए हुए हैं 2 सैंपल से, उनमें कोई डिफरेंस है भी या नहीं, ये पता करना है, तो टी टेस्ट यूज होगा। अभी मैंने आपको समझाया था ना कि टी टेस्ट दो केसेस होते हैं, एक डिपेंडेंट सैंपल्स वाला केस होता है, एक इंडिपेंडेंट सैंपल्स वाला केस होता है। डिपेंडेंट सैंपल्स वाला केस मतलब जब पेयर्ड सैंपल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया लेबोरेटरी 1 का रिजल्ट, लेबोरेटरी 2 का रिजल्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल्स दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो टी टेस्ट इन दोनों केसेस में मीन में डिफरेंस देखता है। जैसे पहली सीरीज और दूसरी सीरीज का मीन है, उसमें डिफरेंस देखना है, तो टी टेस्ट यूज होता है दोनों केसेस में। अगर वो पेयर्ड सैंपल्स हैं तब भी, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं तब भी। तो बेसिकली इन केसेस में हमारा टी टेस्ट यूज होता है। इसका हम एक सम भी करेंगे अभी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसका हम करेंगे। जो जेड टेस्ट है इससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। ये आपका अगर सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है तो जेड टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। और इसमें पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है, टी टेस्ट में हमने पढ़ा था ना अननोन है, इसमें नोन होता है, ठीक है। अब ये किन किन केसेस में यूज़ होता है ये भी देख लो। सेम जैसे हमारा टी टेस्ट यूज़ हुआ था ना मीन को एस्टिमेट करने के लिए, जेड टेस्ट भी वहीं पे यूज़ होता है। बस फ़र्क इतना है, अगर मेरा सैंपल 30 से कम है तो आप टी टेस्ट लगा दोगे, फार्मूला भी सेम है, ये वाला दोनों का सेम फार्मूला है। बट अगर मेरा सैंपल साइज 30 से ज़्यादा है तो हम उसको जेड टेस्ट लगाएंगे। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है
तो आप जेड टेस्ट लगाओगे, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं गिवन तो आप टी टेस्ट लगाओगे। यही फार्मूला अगर मैं टी टेस्ट के कंटेक्स्ट में लिखूँ ना तो ये ऐसा बन जाएगा, लेट्स सी। ऐसा फ़र्क समझ में आया? अभी यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, यहाँ पे मैंने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। दोनों मीन एस्टिमेट करने के लिए यूज़ होते हैं, और डिफरेंस इन मीन्स के लिए भी दोनों यूज़ होते हैं, मीन्स में डिफरेंस देखना है। बट एक चीज़ है जहाँ पे सिर्फ जेड टेस्ट यूज़ होता है, अगर मुझे प्रपोर्शन एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट प्रपोर्शन, रेशो एस्टिमेट करनी है, प्रपोर्शन एस्टिमेट करना है, या दो सीरीज़ हैं उनके प्रपोर्शन में अगर मुझे डिफरेंस देखना है, डिफरेंस ऑफ प्रपोर्शन देखना है, तो उस केस में फिर आपका जेड टेस्ट यूज़ होता है। ठीक है, अब हिपोथेसिस टेस्टिंग के लिए ये फार्मूला होता है, याद रख लो इसको। ये आपका सैंपल का मीन है, पॉपुलेशन का मीन है, ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फार्मूला मैंने बताया टी के केस में ऐसे लगेगा। एक ना और फार्मूला होता है जेड का, उससे आपको एक बार क्वेश्चन आया था हरी स्कोर करके, उसको हम जेड स्कोर का फार्मूला भी बोल देते हैं। ये फार्मूला होता है एक्स नहीं, हाँ एक्स है यहाँ पे, एक्स माइनस म्यू ओवर ये क्वेश्चन ना मैंने आपको प्रीवियस ईयर्स वाली जो फाइल है ना अपलोड की हुई है उसमें आपको मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन है एक, देखना इस फार्मूले से सोल्व होगा, मैंने किया भी हुआ है उसमें सोल्व आई थिंक। एक्स की वैल्यू माइनस पॉपुलेशन मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक जेड स्कोर का फार्मूला होता है, ये भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब इसके अलावा ना, जैसे आपने कभी बुक्स के पीछे अगर देखा हो, कोई इकोनोमेट्रिक्स की बुक कभी भी आपने पढ़ी है तो हर एक इकोनोमेट्रिक्स की बुक के पीछे ना टेबल्स बने होते हैं, जो मैंने आपको क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए बताए थे। टी टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यूज़ दी होती हैं, एफ टेस्ट की दी होती हैं, काई स्क्वायर की दी होती हैं। बट जो हमारा जेड टेस्ट है ना, इसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ गिवन नहीं होती, क्योंकि इसकी क्रिटिकल वैल्यूज सिर्फ 4 होती हैं, सिर्फ 4। और एक जो अच्छा जिसने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ी है उसको ये 4 वैल्यूज़ याद होती हैं मुझबानी। ठीक है, तो ये 4 वैल्यूज़ का भी देख लो। देखिए, बेसिकली हम दो तरह के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं, 1% या 5%। ठीक है, ये जेड की क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ हैं, याद करनी है आपको। ठीक है, हमने वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक कर्व बनाया था, आपको याद है, जिसमें हमने देखा था कि अगर एरिया इतना है तो उसमें वैल्यू इतनी है, 95% है, 67, याद है आपको वो? ये उससे रिलेट करता है, देखना इसको रिलेट करके फ्री टाइम में। देखो अब ये वैल्यूज़, अब अगर मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स कितने आएंगे? 95%, है ना। इस केस में जेड वैल्यू बनती है 1.96। ठीक है, अगर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, यानी कि मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल बन गया 99%, इस केस में जेड की वैल्यू होती है 2.58। देखिए, ये 2 टेल्ड टेस्ट वाली वैल्यूज़ ही इंपॉर्टेंट हैं, 1 टेल्ड टेस्ट वाली वैल्यूज़ अगर आप स्किप भी कर दें तो चलेगा। नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में 2 टेल्ड टेस्ट ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर 1 टेल्ड वाली भी याद रखनी है तो कर सकते हैं। एक चीज़ और, अभी हमने 3 तरह के वो पढ़े थे ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने 10% वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी पढ़ा था पी वैल्यू में। तो अगर मान लो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 10% में ले रही हूँ और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स 90% बन रहे हैं, तो उस केस में भी जेड की वैल्यू 2.58 सेम ही रहती है जो 1% वाले में होती है, सेम ही रहती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ आई यहाँ तक सबको? फाइन। तो हम इसके बाद अभी आपका एफ टेस्ट है, फिर काई स्क्वायर टेस्ट है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही काम रह गया, मुझे तो है कि हम आज कवर कर ही लेते हैं हिपोथेसिस वाला पोर्शन सारा। जैसे अब ये जो एफ टेस्ट है ना, फिशर के द्वारा दिया गया है, अगले अनोवा वाला कंसेप्ट हम अगले लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, एफ टेस्ट काई स्क्वायर ख़त्म कर लेते हैं। एफ टेस्ट बेसिकली ना वेरिएंस के लिए होता है, इसका मेन काम होता है एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन टू यूज टू टेस्ट टू इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। तो पॉपुलेशन के वेरिएंस के लिए यूज़ होता है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये वाला बहुत बार मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन।
टेस्टिंग ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, कभी भी कहीं भी पूछा जाए टेस्टिंग ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन, सो दैट इज एफ टेस्ट ओनली। एफ टेस्ट यूज होता है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एफ टेस्ट के फार्मूले भी हैं एक दो, वो भी हमको पढ़ने हैं सारे। क्या बात हो गई? पेपर 1 की क्लास, किसकी पेपर 1 की क्लास है? नेहा मैम की क्लास इस टाइम पर तो नहीं होती आई थिंक। कौन सी पेपर 1 की क्लास है आपके? अरे सुन लिया मैंने, बस करो हैंड रेस करना, मैं पढ़ रही हूँ आपके कमेंट्स। ओके, कल करना चाहते हो? सुरेंद्र जी मैं कर रही हूँ कंसेप्ट्स कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप मेरी प्रीवियस ईयर वाली क्लास भी देखिए इकोनोमेट्रिक्स की प्लीज़, वहाँ से भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। आप सब बच्चे जो प्लस वाले पेड बच्चे हैं ना, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मैंडेटरी है सबके लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली बुक लेनी ही लेनी है। आप ऐसा समझ लो कि आपके सिलेबस में ऐड है, या आप ऐसा समझ लो कि बस दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कोर्स, वो लेनी है सबको। आई नो उसका डिलीवरी थोड़ा लेट हो रहा है जो आपने एप्लीकेशन से ऑर्डर किया है, बट आपके पास सही टाइम पर पहुंच जाएगी। देखिए एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, आपको जितनी टेंशन है ना आपके एग्ज़ाम क्लियर करने की, मुझे उससे ज़्यादा टेंशन है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही हो, ठीक है। तो आपके पास वो टाइम पर पहुंच जाएगी बुक, और उसका लिंक जो है किसी कारण एप्लीकेशन से हटा दिया गया है, वो भी आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर जल्दी अवेलेबल हो जाएगी जिसने नहीं खरीदी अभी तक, ठीक है। तो वो 300-400 के बीच बीच बुक है, कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं है। वो बुक पहले नहीं आई थी, अगर पहले आई होती तो मैं आपके कोर्स में ऐड कर देती, अभी तक वो पब्लिश हुई नहीं है, पब्लिशिंग प्रोसेस में चल रही है। तो वो आपको, आप अपने उसको कंटेंट का हिस्सा समझिए, कोर्स का हिस्सा समझिए, वो बुक आपको लेनी है। द रीज़न बीइंग दैट उस बुक में जो एक्सप्लेनेशंस मैंने दी हुई हैं ना, दिन रात एक करके जो बुक में एक्सप्लेनेशंस दी हुई हैं, वो एक्सप्लेनेशंस आई कांट कि अगर मैं आपको कि ए लेक्चर में करवाने लग जाऊँ तो इट विल टेक 1 ईयर, मतलब मुझे वो बुक बनाने में काफ़ी टाइम लगा, ठीक है। तो वो आपको बुक करनी है एक बार। एक जाने ने वो बुक नहीं लिखी, 2-3 जानों का एफर्ट लगा उस बुक को लिखने में, अगर एक जाना लिखने बैठता तो साल लग जाता। तो वो आप ज़रूर लीजिएगा, उससे आपके दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स के कंसेप्ट क्लियर होंगे ही होंगे, उससे पहले वाले कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। दिसंबर 2023 वाली एक्सप्लेनेशन लेनी है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है क्वेश्चन। सब्जेक्ट वाइज देखिए, मैं एक आपको चीज़ बताती हूँ, कभी भी ना सब्जेक्ट वाइज के पीछे मत भागिए। एक क्वेश्चन है रिपो रेट से आया, मैं उसको किस सब्जेक्ट में कंसीडर करूँ? मनी एंड बैंकिंग में कंसीडर करूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करूँ, किस में कंसीडर करूँ बताइए। दैट्स द रीज़न कि मैंने उसमें सब्जेक्ट वाइज शफलिंग की ही नहीं है। एक कॉबवेब फिनोमेना से क्वेश्चन आया है, मैं उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में डालूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में डालूँ बताइए। सब्जेक्ट वाइज वाली चीज़ है ही नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम का लेवल आ रहा है ना, वो सब्जेक्ट वाइज वाला लेवल नहीं है। उसमें उसने माइक्रो की चीज़ मैक्रो से रिलेट की हुई है, इंटरनेशनल की चीज़ पब्लिक इकोनॉमिक्स से रिलेट की हुई है, एनवायरमेंटल की चीज़ ग्रोथ वाले यूनिट से रिलेट की हुई है। कि आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि ये किस यूनिट से क्वेश्चन है। और आपकी अप्रोच भी इस एग्ज़ाम के लिए मल्टी डिमेंशनल होनी चाहिए, वन डिमेंशनल नहीं होनी चाहिए कि माइक्रो है ये मैक्रो है, ये सोचिए मत इतना माइक्रो इतना, सब एक ही है और एक ही चीज़ है, सारा सिलेबस एक ही है और आपको एक ही तरह से सारे सिलेबस को पढ़ना है। डोंट डिवाइड द यूनिट्स। तो अपनी अप्रोच को मल्टी डिमेंशनल रखिए। हर एक यूनिट के टॉपिक दूसरे किसी यूनिट से रिलेट करते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। दैट इज़ द थिंग। समृति जी, उसमें जो पहले वाली बुक है उसमें 1-2 एक्सप्लेनेशंस चेंज की हैं क्वेश्चंस की, और 3-4 क्वेश्चंस हैं जिनकी एक्सप्लेनेशंस चेंज की हैं, और नए दिसंबर वाला पेपर ऐड किया, इतना फ़र्क है उसमें, ठीक है।
DSSB PGT के लिए ना मैंने प्रीवियस ईयर की एक फ़ाइल अपलोड की हुई है DSSB वाले नोटिस बोर्ड में, वो आप प्रीवियस ईयर वाली फ़ाइल ज़रूर सॉल्व करिए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, और बाकी लेक्चर्स तो आपको मिल ही रहे हैं आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम chi-square टेस्ट। दोनों से आएगा, थ्योरी से भी, न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चन आएगा, थ्योरी से भी आएगा। जी बताइए ज्योति जी, गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ज्वाइन कर लिया सभी ने आई थिंक। chi-square टेस्ट से स्टार्ट करना है हमको आज। chi-square टेस्ट कार्ल पियर्सन ने दी है, और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि chi-square टेस्ट एंड जो टी टेस्ट है, जेड टेस्ट है, इनमें डिफरेंस क्या है कि वो पैरामीट्रिक टेस्ट है और ये एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ना। लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक में सारा डिफरेंस वगैरह समझा था। कार्ल पियर्सन के द्वारा ये दिया गया नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, यूज टू टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट आर स्क्वायर, जिसके बारे में हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है, आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर में डिफरेंस, उसके लिए यूज होता है। सैंपल साइज 50 से ज़्यादा हो, उसके लिए यूज होता है। अब chi-square टेस्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटिंजेंसी टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अच्छा एक दो और चीज़ें लिख लीजिए। टू फाइंड एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स या एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स, उसके लिए भी chi-square टेस्ट यूज होता है। एसोसिएशन यानी कि रिलेशनशिप वेरिएबल्स में या एट्रीब्यूट्स में देखना। तो एक ना इसमें कंटिंजेंसी टेबल होता है chi-square टेस्ट में, इस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो उस कंटिंजेंसी टेबल में क्या होता है कि एक वेरिएबल की वैल्यूज़ जो है वो रो फॉर्म में लिखी होंगी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कॉलम फॉर्म में लिखी होंगी। मैं अभी आपको वो टेबल दिखाती हूँ, ठीक है। और हमको वो जो एक रो है जैसे, उसका पूरा टोटल सम यहाँ पे लिखना होता है। लेट्स सी वो क्या चीज़ होती है। तो ये इस तरह से बनता है, देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं फ्रिक्वेंसीज हमारी, एक होती है ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी, एक होती है एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जैसे ये मेल्स एंड फीमेल्स हैं, इनकी जो ऑब्जर्व्ड का मतलब जो एक्चुअल है चीज़, एक्सपेक्टेड का मतलब कि जो एक्सपेक्ट की गई है। दो तरह की फ्रिक्वेंसीज होती हैं यहाँ पे, दिए अब ये ऑब्जर्व्ड हैं और नीचे इसके एक्सपेक्टेड लिखी हुई हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम कॉलम्स में भी कर सकते हैं, जैसे रो फॉर्म में आप ऑब्जर्व्ड लिख दो, ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे रो वाला ऑब्जर्व्ड लिख दो, मतलब ऐसे भी जैसे हम वो बनाते हैं ना गेम थ्योरी में, याद है ना गेम थ्योरी में, इस साइड हम ए का लिख देते हैं, इस साइड हम बी का लिख देते हैं। तो उस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ये ईजीएस्ट फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज हैं और ये एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज है। chi-square टेस्ट में ना बेसिकली हमारा काम ही यही होता है कंटिंजेंसी टेबल वाले केस में, कि हमको ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज जो है ना उसको कंपेयर करना होता है। तो chi-square टेस्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज होता है, इट कंपेयर ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, observed and expected frequencies। ठीक है, सो इट मेन टास्क इज टू कंपेयर दीज फ्रिक्वेंसीज। तो हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज में डिफरेंस जो है देखते हैं, देन एक फार्मूला chi-square का अप्लाई करके हम टेस्ट करते हैं कि क्या ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। वही सिग्निफिकेंट डिफरेंस जिसकी बात हमने लास्ट लेक्चर्स में की थी, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी समझाती हूँ। जैसे मान लो I will write on blank sheet। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली को ना अंताक्षरी खेलना पसंद है ट्रिप्स के दौरान, मतलब कहीं भी वो घूमने फिरने जाए तो उनको अंताक्षरी खेलना पसंद है। तो उन्होंने क्या किया कि एक टीम के दो पार्ट्स बना लिए, एक बॉयज़ के एंड एक गर्ल्स के, ठीक है। ऐसे ही बनते हैं ना।
तो आपने उसमें ऑब्जर्व किया, आपने अब ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज क्या, ध्यान से समझना, आपने उसमें से ऑब्जर्व किया कि पिछले टाइम, अगर पास्ट का थोड़ा ऑब्जर्व करें चीज़, पास्ट पिछले सालों में क्या हुआ, पिछली बारों में क्या हुआ, जब अंताक्षरी खेली थी आपने आपकी फैमिली ने, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि ऑलमोस्ट 55 टाइम्स जो बॉयज़ की टीम्स है ना, बॉयज़ की टीम, उन्होंने लिरिक्स जो हैं वो इट गेट लिरिक्स रॉन्ग, ठीक है। और जो गर्ल्स की टीम है उसने अबाउट 10 टाइम्स जो हैं लिरिक्स रॉन्ग गाए, सॉन्ग्स के लिरिक्स, गर्ल्स टीम लिरिक्स रॉन्ग, ठीक है। दीज आर योर ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज। अब समझना इस चीज को। अब यही चीज आपने बॉयज को पॉइंट आउट कर दी कि भाई आप लोगों ने पिछले 55 टाइम्स लिरिक्स रॉन्ग बोले थे, बट गर्ल्स ने सिर्फ 10 टाइम्स बोले, तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब आपने बॉयज़ से ये चीज़ बोली तो उन्होंने एश्योर किया, चाहे दोनों को ही बोल दी है ना, गर्ल्स को भी, कि आपकी 10 टाइम गलत बोल चुकी हो, तो उन्होंने एश्योर किया कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इस बार बेटर करेंगे, मतलब वो इस बार अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। ध्यान से समझिए, ठीक है। तो ये आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज हैं। ऑब्जर्व्ड, ये क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज हैं। तो जो काई-स्क्वायर टेस्ट है उसका मेन काम क्या है कि ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज को एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से कंपेयर करना। सो जस्ट वेट, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज, ये आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज हैं, और जो एक्चुअल रिजल्ट अभी इस बार निकलेगा ना वो आपकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसीज होंगी। जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने फिर से अंताक्षरी खेली, ठीक है, तो एक्चुअली अब आने वाले टाइम्स में जो उन्होंने लिरिक्स रॉन्ग बोले है ना, वो उसका प्रपोर्शन मान लीजिए 38 है, यानी कि 30 बॉयज़ ने लिरिक्स रॉन्ग बोले और 8 गर्ल्स ने लिरिक्स रॉन्ग बोले। ये हैं आपकी ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज बेसिकली। ये जो है दीज आर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज 55-10। तो काई-स्क्वायर टेस्ट का मेन काम क्या है कि ये जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसीज हैं, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसीज, एंड ये एक्सपेक्ट किया था कि इतनी बार लिरिक्स रॉन्ग होंगे और एक्चुअली इतनी बार लिरिक्स रॉन्ग हुए। तो हमको यहाँ पे चेक करना है वेदर द इम्प्रूवमेंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, कि क्या जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बात समझ में आई अभी? वेदर द इम्प्रूवमेंट इज सिग्निफिकेंट और नॉट, ये चीज। तो जो मेरा एक्चुअल रिजल्ट है, क्या वो मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिवर्ज हुआ है कि नहीं, डेविएट हुआ है कि नहीं, उस एक्चुअल रिजल्ट में मेरे एक्सपेक्टेड रिजल्ट से इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। इस चीज़ के लिए हम काई-स्क्वायर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो जब हम इसका फार्मूला लगाएंगे, अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी कंपेयर्ड अपने जो टैबुलेटेड वैल्यू होती है, जो क्रिटिकल वैल्यू होती है, जो हमने समझी थी लास्ट लेक्चर्स में, उससे ज़्यादा होगी तो मैं नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करूँगी। नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करने का क्या मतलब होगा कि जो डिफरेंस है, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट है वो सिग्निफिकेंट है, इम्प्रूवमेंट इज सिग्निफिकेंट। बट अगर मेरा नल हिपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होगा कि यानी कि इनके बॉयज़ एंड गर्ल्स की परफॉर्मेंस में पहले से कोई भी इम्प्रूवमेंट खास नहीं है, नोट्स नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई होगी नल हो, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, खास नहीं। बात क्लियर हुई? सो दिस इज बेसिकली दिस क्राइटेरिया ऑफ कंटिंजेंसी टेबल। ये कंटिंजेंसी टेबल इन फ्रिक्वेंसीज से बनता है और हमको इम्प्रूवमेंट देखनी होती है एक्चुअल वैल्यूज की एक्सपेक्टेड वैल्यूज से। समझे बात को? तो एग्जाम्पल माइंड में बनाते उसको, मतलब पूरा करने में इतना ज़्यादा थोड़ा टाइम लग गया मुझे। चलो, तो ये हो गया आपका। अब ये हो गया काई-स्क्वायर टेस्ट, इसमें आपको कंटिंजेंसी टेबल वाला सिस्टम समझ में आ गया। अब ना हमको एफ टेस्ट के थोड़े से फार्मूले करने हैं। दिस फार्मूलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपको इन फार्मूलों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, ये एक फार्मूला है एफ का, मैं फुल फॉर्म्स लिखती हूँ सबकी।
दैट इज MSR, ये अच्छा लिखी हुई है, दैट इज मीन रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर। मीन रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर का देखिए ध्यान से, ये दो टाइप्स की चीजें होती हैं। RSS का मतलब रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है, RSS का मतलब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर भी हो सकता है। अगर उसने आपको क्वेश्चन में RSS का मतलब रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर लिखा है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। अगर उसने क्वेश्चन में RSS को रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर लिखा है तो ये न्यूमिनेटर में आएगा, ऊपर आएगा वैल्यू। यहाँ पे जैसे इसने रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर कंसीडर किया तो ये ऊपर आया है ना, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। इसी तरह जो SSE है ना, इसको भी हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक्सप्लेन्ड सम, ESS भी इसको बोल दे, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर। एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर भी कई बार फुल फॉर्म से दिया होता है, या एरर सम ऑफ स्क्वायर भी। तो आपको वो देखना है, अगर तो वो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर है तो वो न्यूमिनेटर में ऊपर आएगा। देखिए जो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर होता है ना, उसी का मतलब रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर है। ये चीज़ सेम है जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से एक्सप्लेन्ड हुआ है, जो चीज़ एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर, दिस बोथ आर इक्वल थिंग्स। आपको फुल फॉर्म का बस पता पढ़नी है ध्यान से कि फुल फॉर्म में उसने क्या लिखा है ऐसे। और इसी तरह रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर एंड एरर सम ऑफ स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें बराबर है। आपको RSS लिखा हो सकता है रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, या ESS भी लिखा हो सकता है एरर सम ऑफ स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी आपको RSS भी लिखा हो सकता है, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर वो बन जाएगा। अगर ESS लिखा है तो फुल फॉर्म देख लेना, वो एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। बात समझी हो कि नहीं मेरी? तो ये ध्यान से आपको देखना है। तो अगर मैं रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर को डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दूंगी तो वो मीन सम ऑफ स्क्वायर बन जाता है। ये फार्मूला है बेसिकली, ये फार्मूला मेरे एनोवा टेबल में यूज होता है। हम ना एक इस तरह से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का एक टेबल बनाते हैं, उसमें हम ऐसे यहाँ पे रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर लिखते हैं, फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स लिखते हैं, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से जब इनको डिवाइड करेंगे तो वो मीन सम ऑफ MSR MSE बन जाएगा। फिर जो F टेस्ट निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो मेरी F की वैल्यू निकल आती है। फिर उस F की वैल्यू को मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी कि K(n-K-1) इन दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर इसकी क्रिटिकल वैल्यू निकालती हूँ। क्रिटिकल वैल्यू यानी कि उसकी टेबुलेटेड वैल्यू। तो फिर हम कैलकुलेटेड एंड क्रिटिकल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, जो अभी क्राइटेरिया समझाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो इसी को हम एनोवा टेबल बेसिकली बोलते हैं। ये फार्मूला एनोवा टेबल के केस में यूज होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जब हम करते हैं उसके लिए टेबल इस तरह से बनता है। ठीक है, जब हम इसको डिग्री, ये के है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, n-k मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये के का मतलब पैरामीटर्स का नंबर, n का मतलब ऑब्जर्वेशंस का नंबर। समझ गए? ये फार्मूला एक आपको याद रखना है। एक F का ये वाला फार्मूला भी होता है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर K माइनस, यही है हाँ फार्मूला यही है। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ओवर अनएक्सप्लेन्ड, इस तरह से भी एक F का फार्मूला हम लिख सकते हैं। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन हमने तीनों ची टाइप्स पढ़ी हुई। टोटल वेरिएशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, है ना। इसी तरह ये वाला फार्मूला भी होता है F का। आर स्क्वायर हमने पढ़ा हुआ है, आर स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे मेंशन नहीं होती, सिर्फ ऐसे डिवाइड डाल के लिखा होता है DF। DF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिवाइड कर डाल के लिखा होगा DF, ऐसे ही बस डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एक ना और फार्मूला इसका नोट करो, वो भी एक बार एग्जाम में आया था, दैट इज आर स्क्वायर यूआर। आर स्क्वायर यूआर का मतलब है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स पर। ठीक है, आर स्क्वायर आर, इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड आर स्क्वायर, जिस पर वेरिएबल्स की रिस्ट्रिक्शन है, डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन डिवाइड 1 माइनस आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब आर स्क्वायर भी एक रिस्ट्रिक्टेड आर स्क्वायर होता है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड आर स्क्वायर होता है, जिस तो ये भी एक फार्मूला एफ टेस्ट का होता है। इसीलिए मैंने आपको 2-3 फार्मूले करवा दिए हैं कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें एफ टेस्ट का कौन सा फार्मूला होता है कौन सा नहीं होता, तो यू मस्ट नो अबाउट ऑल द फार्मूले। क्लियर? अभी हम डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स की तरफ चलेंगे, तो आपके थोड़े डाउट्स पढ़ लेते हैं अभी क्या है।
जी अगर आपको सिंपली रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का सिग्निफिकेंस देखना है बीटा नोट बीटा 1 तो हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। अगर ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन देखना है तो हम एफ टेस्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं टर्न बाय टर्न सारी क्विज़ेस के सॉल्यूशंस करवाऊंगी आपको। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। अच्छा पहले इस जाने की तरफ ना हम इसका सम समझ लें। एक दो मैं आपको सम्स इसके करवाती हूँ। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उससे। सो राइट डाउन द क्वेश्चन। जेड टेस्ट एफ टेस्ट से जेड टेस्ट से एक दूंगी और एक नोवा वाला। तो नोवा वाला क्वेश्चन नहीं कोई करवाने का, बिकॉज नोवा का क्वेश्चन इज टू लेंथी। वो आपको नोवा की थ्योरी पूछी जाती है, क्वेश्चन नहीं। तो देखिए ये न्यूमेरिकल मान लीजिए एक प्रिंसिपल है, ये मेरी बुक में भी ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको। ये बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल इसलिए मुझे लगता है क्योंकि इससे ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है सारा जेड टेस्ट टी टेस्ट का। और अगर ये वाला आप कर लेंगे जेड टेस्ट टी टेस्ट कोई न्यूमेरिकल इस तरह का आएगा तो आप इसे बिल्कुल कर ही लेंगे। बताइए कौन हैंड रेस कर रहा है? मैं जिस टाइम पर पढ़ाती होती हूँ ना, मैंने सेटिंग में ये हैंड रेस का ऑप्शन ही बंद कर देना है। कितनी बार बोला है कि पहले टॉपिक जब कंप्लीट कर लूँ उसके बाद मैं डाउट्स लेती हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं है हरजोत जी, इसका आपको फार्मूले पूछे जाते हैं। एफ टेस्ट के आपको फार्मूले पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ए प्रिंसिपल एट ए स्कूल क्लेम्स, एक स्कूल का प्रिंसिपल क्लेम करता है कि उसके जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, दैट स्टूडेंट्स इन हिज स्कूल आर अबव एवरेज इंटेलिजेंस लेवल। मतलब जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो एक एवरेज बच्चे से ज़्यादा है, एवरेज इंटेलिजेंस लेवल। तो क्या किया जाता है, एक रैंडम सैंपल ले लिया गया। इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए एक रैंडम सैंपल लिया गया 30 स्टूडेंट्स का। ठीक है, और उन 30 स्टूडेंट्स की आईक्यू स्कोर चेक की गई। ठीक है, तो उसका जो मीन निकला वो 112.5 निकला। तो ये क्या हुआ फिर मेरा, ये हो गया मेरा सैंपल का मीन, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, तो जो पूरी पॉपुलेशन का मतलब सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स का जो उसने बताया आईक्यू है 100। ठीक है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 15। तो आपको ये चेक करना है कि जो प्रिंसिपल का क्लेम है वो सही है कि नहीं है, वेदर प्रिंसिपल क्लेम इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, ये चीज़ आपको पता करनी है। समझ में आया क्वेश्चन? अब प्रिंसिपल कहता है कि भाई जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं ना उनका लेवल एवरेज लेवल से ज़्यादा है इंटेलिजेंस लेवल। तो उसके लिए उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की, पॉपुलेशन का मीन यानी कि सभी स्कूल्स के स्टूडेंट जितने भी उन्होंने अपने पॉपुलेशन में कंसीडर किए हैं उनका आईक्यू लेवल 100 है, तो म्यू आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है ना। तो उसके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के स्कूल के स्टूडेंट, इनके सैंपल जो लिए उसने 30 बच्चों का, है ना, उनका मीन 112.5 है। यानी कि मेरा सैंपल का मीन 112.5 है।
ठीक है, तो इसके लिए आपका ये फार्मूला लगना है जो हमने किया था। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताना बस कि मैं Z टेस्ट यूज़ करूँगी या T टेस्ट यूज़ करूँगी, दोनों में से कौन सा टेस्ट हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, बताइए। विच टेस्ट शुड आई यूज़ हेयर, Z टेस्ट या T टेस्ट? एफ टेस्ट लगा के ही हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं निशा जी। एफ टेस्ट इज ए टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर एनोवा, फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बिल्कुल नहीं, टी टेस्ट यूज नहीं करेंगे। एक और मेजर डिफरेंस पढ़िए। अब 30 आ गया हमारा, ये अगर मैं 30 कंसीडर करूँ तो जेड टेस्ट में यूज़ करती हूँ जब मेरे पास सैंपल 30 से ज़्यादा हो, टी टेस्ट में यूज़ करती हूँ जब मेरे पास सैंपल 30 से कम हो, बट यहाँ पे 30 आ गया। अब क्या करें, अब क्या करें? दूसरी कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन हमने, सेकंड डिफरेंस क्या पढ़ा था टी टेस्ट जेड टेस्ट में? सेकंड डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस क्या पढ़ा था, वो डिफरेंस बताइए। इसके अलावा हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था टी एंड जेड टेस्ट में, बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस, अनदर डिफरेंस? हमने डिफरेंस पढ़ा था कि जो जेड टेस्ट है उसमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है और टी टेस्ट में पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो जेड टेस्ट ही तो लगेगा ना फिर। ठीक है, तो क्या फार्मूला किया था हमने, ये वाला, ये क्या हुआ, लेट्स सी, मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, that is 112.5 माइनस 100 ओवर 15। तो इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व, एक मिनट, यहाँ पे ओवर अंडर रूट एन भी तो आना है ना। 30 का सैंपल है, इट वुड बी अंडर रूट 30, ये आएगा आपका। अब जो बच्चों को 30 का अंडर रूट नहीं निकालना आता, हम लोग इसको डिवीज़न मेथड में पॉइंट की फॉर्म में निकाल सकते हैं। डिवीज़न मेथड क्या होता है देख लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि 30 का कोई स्क्वायर रूट नंबर मतलब पॉइंट में ही आएगा इसका, है ना, तो पॉइंट में आएगा तो यू कैन अप्लाई डिवीज़न मेथड। आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पॉइंट में आंसर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो क्या लिखूँ यहाँ पे, 5 का 25 आ जाएगा, सिखाया था आई थिंक मैंने आपको एक क्लास में, ये पिछली क्लास में सिखाया था, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस करके। अब किस पर जाएगा ये, मतलब पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा यहाँ पे 2, है ना। तो अब किस पे जाएगा ये, 10 को मैं किससे करूँ, अगर मान लो 10 को हम 5 से करते हैं तो क्या आएगा, चलो इतना मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, लेट कि इसका आंसर आगे इससे बड़ा ही कम आएगी कोई। इसका आंसर जो है वो हमेशा पेयर्स में नीचे उतारनी है जो फिगर्स हैं आपको। एक मिनट, यहाँ पे 5 बचा ना, हाँ 500 नीचे उतारेंगे हम। ठीक है, तो मतलब 2 ज़ीरोज़, क्योंकि डिवीज़न मेथड हमेशा पेयर्स में होता है, पता ना आपको, इसमें 2 का 1 कंसीडर करते हैं, मतलब एक पेयर लेते हैं पूरा, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ ही नीचे आएंगी। तो यहाँ पे आपका 500 हुआ तो ये 4 पे जाएगा फिर, है ना, 416, यहाँ पे 5.4 आ जाएगा आपका आंसर जो है, दैट विल बी 5.4। तो इस तरह से करते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12.5 डिवाइड बाय 15 को डिवाइड करना है हमको 5.4 से। तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे ना, आप देख लेना करके, इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा 4.56। अब z की मैंने याद करो आपको वैल्यू, अगर उसने कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया हुआ ना, कोई दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट 5% ही कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे मुझे बताओ, मैंने आपको z टेस्ट की वैल्यू क्या बताई थी लास्ट लेक्चर में, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे क्या वैल्यू बताई थी। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है, एक चीज़ जो मैंने आपको बताई नहीं, मैंने यहाँ पे मिस कर दी, कि ये 1 टेल्ड टेस्ट है कि 2 टेल्ड टेस्ट है, बता सकता है मुझे कोई?
दिस इज वन टेल्ड टेस्ट और टू टेल्ड टेस्ट। देखिए नल हिपोथेसिस है मेरा, क्या होगा कि प्रिंसिपल का क्लेम गलत है, यानी कि प्रिंसिपल का क्लेम गलत होने का क्या मतलब है कि कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूव, उसके जो प्रिंसिपल के स्कूल के बच्चे हैं ना उनका लेवल ज़्यादा नहीं है, देर इज़ नो डिफरेंस, देर इज़ नो डिफरेंस ऑफ द इंटेलिजेंस लेवल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल स्टूडेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस, यानी कि प्रिंसिपल का क्लेम गलत है। प्रिंसिपल ने तो ये क्लेम किया था कि मेरे बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना। और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस क्या आएगा इसमें कि जो प्रिंसिपल का क्लेम है वो राइट है, कि जो उसके स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो ये मुझे एक चीज़ बताओ न्यूमेरिकल फॉर्म में मैं इसको अगर लिखूँ तो ये वन टेल्ड टेस्ट आएगा कि टू टेल्ड टेस्ट आएगा? वन टेल्ड टेस्ट आएगा कि टू, नल हिपोथेसिस बनेगा कि इक्वल है, यानी कि जो मेरी पॉपुलेशन है दैट इज इक्वल टू 100, ये मेरा नल हिपोथेसिस है। अल्टरनेटिव हिपोथेसिस मेरा आएगा कि ये जो मीन है दैट इज ग्रेटर देन 100, वन टेल्ड टेस्ट है, क्योंकि उसने इसमें क्या कहा है कि जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनका एवरेज लेवल जो है वो पॉपुलेशन के एवरेज लेवल से ज़्यादा है ना। तो दिस वुड बी वन टेल्ड टेस्ट, तो ये वन टेल्ड टेस्ट है आपका, ठीक है। तो वन टेल्ड टेस्ट के केस में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 1.645 वैल्यू करवाई हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं हम, फिर भी यहाँ पे करवाई थी अभी परसों की क्लास में, ये देखिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर वन टेल्ड टेस्ट है इट इज़ 1.645, तो वही मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो अगर ये अब 1.654 आई है मेरी और मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू तो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा आ गई, तो अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू मेरी क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करने का क्या मतलब है कि जो प्रिंसिपल का क्लेम है वो सही है कि उसके स्कूल के बच्चे का लेवल एवरेज लेवल ज़्यादा है दूसरे बच्चों से। समझ गए? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हिपोथेसिस। तो हिपोथेसिस का प्रोसेस सारा समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है। इज इट फाइन? क्लियर हुई बात? बताइए। हिपोथेसिस समझ में आ गया सबको कि होता क्या है असल में, ये इसका क्या कंसेप्ट है? तो हिपोथेसिस वाले अब चैप्टर को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें जो बची हुई हैं उनकी तरफ फोकस करते हैं।